जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये डीएलएड का पार्ट 6 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डीएलएड पार्ट 6 में दे रहा हूं, पार्ट 5 तक दे चुका। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेशन में आइए, वहां पे सारे लिंक हम दे दिए, वहां देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि 75 प्रश्नों का सवाल है, 75 प्रश्न इसे पूछे जाएंगे, इसीलिए हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे हल करना और देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हमारे पास कुछ सेट पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं सेट से उठा करके डायरेक्ट आपको दे रहा हूं। चलिए आज 25 प्रश्न ले रहा हूं, 25 प्रश्न करके मैं बार बार ये प्रश्न 25 प्रश्नों का एक सेट में डालते रहूंगा। चलिए पहला सवाल है, यहाँ पे देख लेते हैं साथियों। यहाँ है, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला है बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर। तीसरा है एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर। चौथा है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। चलिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल राइट है। देखिए साथियों, इसको जरा सा ऊपर उठा देते हैं। यहां कह रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन ला सकती है। मान लीजिए कोई बिल्कुल मूर्ख बच्चा है और उसे आप शिक्षा देकर के बिल्कुल परिवर्तन ला देते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन सर्वोत्कृष्ट, शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण है यही है, उद्देश्य भी यही है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को, एक जड़ मूर्ख व्यक्ति को भी आप एक अनुभवी और जानकार और विद्वान बना सकते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए ये सेट हमारे पास बुक में पड़ा हुआ है, उसी सेट को मैं डायरेक्ट आपके साथ डाल रहा हूं। चलिए देखिए इस सवाल को, देखिए साथियों, यहां कह रहा है शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है किस रूप में? जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। देखिए ये जो सवाल है ना, ये सब लगेगा सही है, सब सही लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट आप अगर सोचिएगा, थोड़ा तार्किक रूप से सोचिएगा, तो निश्चित है कि आपको पता चल जाएगा कि यही सही है। देखिए जीवन की तैयारी के रूप में शिक्षा का सिर्फ यही उद्देश्य नहीं हो सकता, इसी रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। एक ये है, लेकिन इसी रूप में नहीं कर सकते। विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ये भी रूप है सही, लेकिन इसी रूप को सिर्फ कर दे परिभाषा तो नहीं होगा। ज्ञानार्जन के रूप में, ज्ञानार्जन तो है ये है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके भी कोई आदमी मूर्ख जैसा और जानवर जैसा व्यवहार करता है तो ये भी नहीं होगा, ये एग्जैक्ट नहीं होगा। ये भी है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा। देखिए एग्जैक्ट ये होगा डी। अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, अनुभव जब उसके अंदर आता है, जब अध्ययन करता है तो उसके अंदर अनुभव जब आने लगता है तो उसके बाद जो ज्ञान वृद्धि होता है वो ज्ञान वृद्धि चहुमुखी विकास होता है। संवेगात्मक हो, है ना, विचारात्मक हो, जो भी हमारे अंदर जो ज्ञान मिला वो पूरे समाज के लिए फुलफिल करता हो, पूरे देश के लिए, राज्य के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो सकारात्मक हो, ईच एंड एवरी पर्सन के लिए सकारात्मक हो, वही अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसका आंसर डी ही होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल भी बहुत ही लाजवाब है साथियों। देखिए इसमें कह रहा है शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। क्या उद्देश्य है, क्या उसका स्रोत है? मूलभूत शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है, क्या है? मानव अनुभव। दूसरा है शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज। तीसरा है व्यवसायिक संगठन। चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए क्या है इसका 3 नंबर का, आप देखिएगा तो सब इसमें अच्छे लगेगा कि सब आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, मानव अनुभव। मानव अनुभव ही राइट है इसका, मानव अनुभव। शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है मानव अनुभव। थोड़ा सा इसको थोड़ा फट जाता है, ज्यादा ये करते हैं तो फट जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है मानव अनुभव। लेकिन किस आधार पर, जरा सा और गौर कीजिए, शिक्षा द्वारा प्रदान करने वाले कॉलेज, ऐसा नहीं होगा। उसका उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या कॉलेज सिर्फ होता है? हम लोग जब माँ के गर्भ में, है ना, माँ के गर्भ में 9 माह तक रहता है, उस समय भी बच्चा हमारा सीखता है। माने जन्म से, गर्भ से लेकर के, एक तरह से कहिए वुम्ब से लेकर टॉम, मतलब गर्भ से लेकर के कब्र तक बच्चा सीखता है। तो कॉलेज को ही कैसे हम माने कि स्रोत है? उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत कॉलेज ही क्यों होगा? बच्चा गर्भ में सीखता है, माँ के बैठने उठने से सीखता है, फिर माँ जब जन्म लेता है तो माँ के आंचल पकड़ के सीखता है, फिर समाज से सीखता है, दादा दादी, भैया भैया, चाचा मौसा से सीखता है, उसके बाद स्कूल में जाके शिक्षक से सीखता है। और शिक्षक में भी प्राइमरी अलग, मिडिल अलग,
फिर हायर सेकेंडरी होता है, फिर हायर सेकेंडरी होता है, इस तरह करके कई स्टेज उसके शिक्षक का भी है। तो ये शिक्षा का मूल्य प्रदान करने वाले कॉलेज को हम सिर्फ नहीं दे सकते, चलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए व्यवसायिक संगठन, व्यवसायिक संगठन जो भी है जो हमें व्यवसाय देता है ना, जैसे बैंकिंग तैयारी कराने वाले, टीचिंग तैयारी कराने वाले, जो भी व्यवसायिक संगठन है जो व्यवसाय देने वाले हैं, तो वो सिर्फ उसी को हम कैसे कहेंगे, बच्चा तो गर्व से ही सीखते आया है। शिक्षा मनोविज्ञान, इसको भी कैसे कहेंगे, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। मानव अनुभव, जो अनुभव से बच्चा प्राप्त कर रहा है, जो बच्चा जैसे जन्म लिया माँ के पेट से भी, माँ के गर्भ से भी, और फिर जन्म लिया उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त करता है वही उसका मूल स्रोत कहलाएगा। इसीलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 4 के बाद 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर में कह रहा है साथियों, 4 में कह रहा है शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। शिक्षकों को, प्रशासकों को, पाठ्य पुस्तक लेखक को, समाज को। देखिए इसमें क्या ऑप्शन होगा, फिर आपको लगेगा सब सही है, लेकिन सब सही है, लेकिन शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में शिक्षा का क्या लक्ष्य का निर्धारण होगा, वो कौन कर सकता है, शिक्षक नहीं कर सकता है, प्रशासक नहीं कर सकता है, ये तो लाठी डंडा चलाने देगा, पाठ्य पुस्तक लेखक ये भी नहीं कर सकता, समाज करेगा, समाज करेगा। क्योंकि समाज में किस प्रकार की शिक्षा चाहिए ताकि वो समाज के दायित्वों का निर्वहन कर सके बच्चा भविष्य में। समाज, जैसे हम लोग विधायक को किसी को जिताते हैं तो विधायक हमारी बातों को वहां समाज में, विधानसभा में ले जाकर के रखे, उसके लिए वैसे विधायक को हम चुनते हैं। तो वही बात है, हमारे समाज का जो बच्चा, नया बच्चा होगा, जो बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े पदों पर जाएगा, तो वो बच्चा समाज के बातों को वहां तक नहीं पहुंचाएगा तो फिर वो नहीं हुआ। इसीलिए शिक्षा के लक्ष्य का निर्धारण समाज ही कर सकता है, शिक्षक न प्रशासक न तो पाठ्य पुस्तक लेखक, कोई नहीं कर सकता। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। समाज से ही बच्चा सब कुछ सीख करके आगे बढ़ता है और समाज की जरूरत है वैसे बच्चों की। देखिए ये सवाल आपके लिए और हमारे लिए बहुत बढ़िया है। किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा, सामान्य व्यक्ति के द्वारा, विषय वस्तु के आधार पर, है ना। फिर आगे है विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाले क्रियाओं के आधार पर, बिल्कुल यही होगा। देखिए शिक्षक के द्वारा किसी विशेष के लिए उद्देश्य का निर्धारण, है ना, किसी विशेष कक्षा के लिए उद्देश्य क्या होगा, तो वो शिक्षक नहीं कर सकेगा ना, नहीं कर सकेगा, समान व्यक्ति भी नहीं कर सकेगा। विषय वस्तु के आधार पर भी हम नहीं करेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट अलग है। मान ली विषय वस्तु में लिखा गया है कि एकदम योगा कराना है सबको फ्री रूप से, सबको सिर्फ गंजी पर योगा कराना है, तो क्या जम्मू कश्मीर में लागू होगा, लद्दाख में लागू होगा, नहीं लागू होगा ना, वहां हमेशा ठंड पड़ती है। इसीलिए उस आधार पर नहीं होगा। विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के आधार पर, माने जो माहौल वहां का है, बच्चे किस ओर ज्यादा उन्मुख हो रहे हैं। बच्चा अगर यदि एक क्लास में 10 बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए उन्मुख हो रहे हैं तो क्रिकेट की ज्यादा जानकारी वहां देनी है। अब किसी बच्चा में, किसी में कंप्यूटर लैब की जरूरत है, वहां कंप्यूटर के बारे में जानकारी बच्चा लेना चाह रहा है तो कंप्यूटर की जानकारी देनी होगी। इसीलिए विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के आधार पर ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किसी विशेष के उद्देश्य का निर्धारण हम यहीं से कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए 5 के बाद 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर सवाल भी बहुत ही लाजवाब है। देखिए 6 नंबर ये कह रहा है शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना। देखिए उपाधि मतलब सिर्फ प्रमाण पत्र संग्रह करेंगे वही हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। चलिए कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, ये बिल्कुल राइट है। अब और देखते हैं इससे भी ज्यादा राइट होगा तो उसको देखेंगे। कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, ये चीज बहुत बढ़िया है, ये जरूर है कि दक्ष होगा, आदत भी अच्छा बनाएगा, बड़ों की आदत करना, छोटों के साथ प्यार करना, समाज में किस तरह से चलना है, छोटे बड़ों के साथ मेल मिलाप रखना है, ज्ञान की वृद्धि करना, ये बिल्कुल राइट है। तीसरा कह रहा है जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। देखिए ये हो गया व्यक्तिगत, जीवन जीने का प्रशिक्षण हम प्राप्त करेंगे वो तो हम एडल्ट होकर भी कर सकते हैं कि यहाँ प्राइमरी स्कूल में करेंगे, ये गलत है। विषय वस्तु का पर अधिकार प्रयास करना, विषय वस्तु का पर अधिकार प्रयास करना, बताइए किसी पर हक कर लेगा, अधिकार कर लेगा किसी वस्तु पर, तो ये भी गलत है। इसीलिए ऑप्शन आपका बी सही है, बी ऑप्शन को लगाइए। कौशल होगा, दक्ष होगा बच्चा, आदत अच्छा सीखेगा, बड़ों का सम्मान, छोटे के साथ प्यार, है ना, समाज में कैसे रहना है, कैसे नीच जाति उच्च जाति सबके साथ समान भेव करना है, गरीब गरीब गरुआ सबके साथ समान प्यार मोहब्बत करना है,
यही तो देश को जरूरत है, भारत जैसे देश में यही जरूरत है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 7 नंबर सवाल में आते हैं, 7 का। देखिए कह रहा है आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है। आधुनिक शिक्षा, जो वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है उसके संदर्भ में, है ना, उसके लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में कौन सा ज्यादा विवादित है, ये देखना है कौन सा विवादित है। 3 सही है, 3 इसमें सही है, लेकिन एक विवादित है। चलिए देखते हैं। बालक को विद्यालयी पर शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना, ये तो राइट है। बालक को जो विद्यालय में शिक्षण होगा उसके माध्यम से बताना है कि समाज में कैसे इंटरेक्ट करना है। तुम्हारे अगर पापा हैं, गुरु हैं, चाचा हैं, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। कोई सामान कहीं पे लेते हो तो कहीं पे रखते हो, कोई किसी से कोई सामान चोरी नहीं करना है, किसी का कोई सामान छिनतई नहीं करना है, ये ज्ञान तो बच्चे को मिल जाता है, ये सही है। देखते हैं कौन विवादास्पद है। अब बी नंबर का देख लेते हैं। बालकों में पढ़ने, लिखने, बोलने व सुनने की दक्षता का विकास, ये तो सही है, क्योंकि सुबोपली है ना, सुबोपली हम लोग पहले पढ़े थे कि बच्चों में पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद सुबोपली पढ़ना तब लिखना, ये ज्ञान होनी चाहिए। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ये भी सही है। चलिए आप देखते हैं। सी में बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना, देखिए ये ज्यादातर ही होगा। अधिकार क्या बच्चा का है वो तो माँ पिता भी समझेंगे, गुरु समझेंगे, क्योंकि बच्चा छोटा है, नौनिहाल है ना, छोटे छोटे बच्चे, इसको अधिकार के बारे में क्या अभी पता और क्या बताएंगे हम। अगला देख लेते हैं। बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि बच्चे के नाखून बढ़ जाते हैं और उसमें बहुत कचड़े भर जाते हैं, इसलिए बच्चों को बताते हैं कि नहीं बच्चे, बेटे तुम लोग जो है सो नाखून काट के रखो, देखो कितना इसमें कचरा जम गया है, और तुम्हारा एक हाथ का जिससे खाते हो वो तुम्हारा नाखून साफ है, इसका मतलब कचरा तुम्हारे पेट में जा रहा है, और बाएं हाथ का कचरा तुम्हारे नाखून में जमा हुआ है, इसका मतलब नाखून भी काट के और स्वस्थ होकर के आना है, बढ़िया कपड़ा धो करके पहन के आना है। ये भी आपका बिल्कुल राइट है, लेकिन सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये विवादास्पद है। बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क करना, ये बिल्कुल विवादास्पद है, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ आंसर होगा। चलिए अब 8 नंबर सवाल में आते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है। इस सवाल में कह रहा है नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है ना, जो एलकेजी यूकेजी के बच्चे होते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये जानना जरूरी है। शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। अगला और देख लेते हैं, ये तो जरूरी है क्योंकि विकासात्मक आवश्यकता उनको है बच्चे को। शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं, ये ज्यादा सही है। हम सिर्फ शिशु की देखभाल करने के लिए स्कूल बुलाए हैं, नर्सरी स्कूल का क्या काम है कि बच्चे की देखभाल सिर्फ करना है, उनके माता पिता बाहर जाते हैं इसलिए हम यहाँ पे बुलाते हैं, नहीं, ये गलत है। प्रत्याशित आरंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आरंभिक शिक्षण जो प्रारंभिक शिक्षक हो गए जो 1 से 5 तक पढ़ाएंगे उनको या के ट्रेनिंग ही देंगे, नहीं, ये तो नर्सरी स्कूल है बच्चों के लिए, ये शिक्षक को ट्रेनिंग थोड़े देंगे, ये भी गलत है। शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना, देखिए शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान, बच्चों को क्या किए आप सिर्फ मनोरंजन कराइएगा कि उसको कुछ ज्ञान भी दीजिएगा, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही सही है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। शिशुओं की विकासात्मक है ना, चहुमुखी विकास है ना, संवेगात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, जो भी विकास हो, शारीरिक विकास हो, सबके लिए उसको ट्रेनिंग देना, सबके लिए आवश्यकताओं का समाधान करना, यही हमारा उद्देश्य नर्सरी स्कूल का है। अब आते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास का ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें कह रहा है वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं, वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, महाविद्यालय। जब बालक की बात है महाविद्यालय में क्यों जाएंगे हम, हायर सेकेंडरी यहाँ भी नहीं, प्राथमिक विद्यालय, देखिए प्राथमिक विद्यालय या नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन है ना, किंडरगार्टन। तो देखिए अभी तुरंत हम लोग देखे थे ना पिछले क्वेश्चन में ये तो होगा, ये भी प्राथमिक विद्यालय भी क्यों होंगे। यहाँ कह रहे हैं बालकों में उत्तम आदत एवं सामाजिक प्रशिक्षण, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारा जो बच्चा है 9 माह तो पेट में है माँ के पेट में, और 0 से 6 वर्ष तक इसको कहते हैं शेषवा काल, शेषवा है ना, शेषवा काल कहते हैं। और उसके बाद 6 से 12 तक है बाल्यकाल है ना, बाल्यकाल या बाल्यावस्था, और 12 से 18 या 19 तक है किशोरावस्था,
किशोरावस्था। तो यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं कि कह रहा है कि उत्तम आदत कहाँ से शुरू होता है, ये देख रहे हैं आप। उत्तम आदत यही 3 से 6 होता है, 3 से 6। इसीलिए देखते हैं ये बच्चा नर्सरी स्कूल या प्री नर्सरी और किंडरगार्टन उसी को कहा जाता है, जहाँ पे बच्चे सिर्फ खेलना और अनुशासन के तहत सब कुछ काम करना सीखना आ जाता है। इसीलिए उत्तम आदत यही लगना चाहिए बच्चे को। अगर यदि सभ्य बच्चा बनाना है तो उत्तम आदत इसी उम्र में आपको लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 12 तक में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है, उसे कहते हैं, तो ये डी ऑप्शन होगा, नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आते हैं 10th नंबर सवाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है साथियों। इस सवाल को देखिए और एक ने 10-10 बार इस सवाल को देखिए, 5-5 बार देखिए, क्योंकि यही सवाल आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? प्रौढ़ शिक्षा का कौन सा कार्य नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? देखिए, उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, व्यवसायिक शिक्षा का प्रबंध करना, निरक्षरता उन्मूलन। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रौढ़ शिक्षा होता क्या है। प्रौढ़ शिक्षा होता है 15 वर्ष से लेकर के 45 से 50 वर्ष तक के हमारे देश के जो नागरिक हैं उसको शिक्षा प्रदान करना, जो बीच में ही अपने शिक्षा को छोड़ करके काम काज में लग गए हों, है ना। तो काम काज में लग गए तो पैसा गिनना भी नहीं आ रहा है, वो कोई काम, दैनिक जीवन का कोई काम वो नहीं कर पा रहा है, वो अपने सामान को खरीदने जा रहा है तो उसका भी हिसाब किताब नहीं रख पा रहा है। इसके लिए उपचारात्मक शिक्षा या, है ना, मनोरंजनात्मक से या तो व्यवसायिक शिक्षा का प्रबंधन, तीनों को इसको समझ लेते हैं जरा सा। सबसे पहले जो है निदानात्मक शिक्षा होता है। निदानात्मक क्या है ना, निदान करने का। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से आप मिले, किसी 15 साल के बाद जो बच्ची है या बच्चा है, लड़का है या लड़की है, उससे आप मिले, उसको आप पूछे कुछ बातें कि ऐसे भाई 10 रुपया में एक सेब लिए, चाहे एक कलम का दाम 10 रुपया है तो 5 कलम का दाम कितना होगा, वो बोलेगा हमको पता नहीं। तो वैसी स्थिति में उसको आप प्रौढ़ शिक्षा में ले जाएंगे। साइन करने आता है भाई? नहीं। कोई आप कैलकुलेशन जानते हो? नहीं। तो प्रौढ़ शिक्षा में लगेंगे तो क्या हुआ, निदान आपने सोचा कि निदानात्मक में चले गए। निदानात्मक में क्या हुआ कि उसका वो जो समस्या उसके साथ, वो बच्चा के साथ है, वो हो सकता है आगे पढ़ाई करना चाह रहा हो या परीक्षा में फेल कर गया हो मैट्रिक में और फिर आगे पढ़ाई नहीं करना चाह रहा हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए निदानात्मक विचार आपके मन में आया। और इसीलिए शिक्षक की बहाली सरकार जो कर रही है, या तो टोला सेवक या शिक्षा सेवक जो है सो इसी आधार पर काम अभी कर रहे हैं। वो पिछले रविवार को भी एग्जाम हुआ है प्रौढ़ शिक्षा का, है ना, महापरीक्षा उसको बोला गया, उसमें भी यही चीज है। तो निदान करने के लिए उन शिक्षक ने सोचा कि इसका निदानात्मक करके इसको परीक्षा में पास कराना है। तो आप निदानात्मक के साथ में क्या हुआ कि मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री में उसको परेशानी है, तब क्या कीजिएगा, उपचारात्मक में आ जाइएगा। तब उपचारात्मक में क्या होता है कि उपचार कीजिएगा उसका, जो टॉपिक में उसको परेशानी है उस टॉपिक को बार बार भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। तो उसके लिए उपचारात्मक में जब आइएगा तो मनोरंजनात्मक भी आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मनोरंजन के साथ उसको पढ़ाना होगा, क्योंकि वो पढ़ाई से अलविदा हो चुका है, पढ़ाई को छोड़ चुका है, पढ़ाई से उसको परेशानी है ना। तब आप मनोरंजनात्मक में आ जाइएगा, मनोरंजन के साथ पढ़ाइएगा। जैसे बच्चे को टेबल नहीं आ रहा है तो नाचते गाते उसको सिखाइए, एक एक कम एक, एक दो न दो, एक तिया तीन, चार एक कम चार, चार दो नहीं 8, ताली बजाते हुए नाचते हुए सिखाइए। कितनी घो रानी, कितनी पानी, इतनी पानी, कितना पानी, इतना पानी, है ना। या तो ये वाला जो चुटकुल कहानी थी या जो कविता हम लोग आते हैं, एक तालाब में 10 बतख तैर रहे थे, एक डूब गया, कितने बचे बोलो, तो 9। एक तालाब में 9 बच्चे तैर रहे थे, एक डूब गया, कितने बच्चे बोलो, तो 8। इस तरह से वो गिनती, उसको टेबल फलना चाहिए, जो भी आपके मन में आता है वो आप फिर मनोरंजन की तरह से उसको सिखा रहे हैं, ये भी चलेगा। मनोरंजन की तरह से सिखाना ये भी चलेगा। और जब मनोरंजन की तरह से सिखाए तो वो उम्रदार हो गया तो उसको व्यवसायिक शिक्षा भी देंगे कि ऐसे कैलकुलेशन करके इतना पैसा आपको मिलेगा, ये करिएगा तो ये मिलेगा, इसलिए ये काम करने में आपको फायदा है। मान लीजिए कोई आप पत्तल ही बनाते हैं तो एक पत्तल बनाने का अगर 1 रुपया मिल रहा है तो दिन भर में 500 पत्तल बनाए तो 500 रुपया कमा गए, तो ये व्यवसायिक शिक्षा भी हो गया। तो व्यवसायिक शिक्षा में ढेर सारी जो है सो कुशल युवा प्रोग्राम या तो जो भी अभी प्रोग्राम चल रहा है, फिट इंडिया प्रोग्राम, वो व्यवसायिक ऊर्जा व्यवसायिक शिक्षा में भी चलता है। तो ये तीनों तो चलेगा, लेकिन निरक्षरता को सिर्फ आप उन्मूलन करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कर रहे हैं तो ये ज्यादा सही है, इसलिए ये नहीं होगा। इसलिए कहता है कि कौन प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य कौन सा कार्य नहीं है, तो ये डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिए 10 के बाद 11 नंबर में आते हैं। बहुत ही अच्छा है, टॉपिक को थोड़ा सा डीपली हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को, इसीलिए जरूर आप लोग जो है सो इस पर
वीडियो पर प्यार मोहब्बत दीजिएगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं। विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? कौन सा कठौती सर्वथा उपयुक्त है? क्या है? जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए प्रजातांत्रिक मूल्य क्या हो गया? जैसे बोलने की आज़ादी, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी, राज्य के किसी भी जगह पे घर बनाने की आज़ादी, ये सब प्रजातांत्रिक मूल्य है ना। अपने खुलकर बोलना, गाना गाना, जीना, स्वतंत्रता की जो आज़ादी है, संरक्षण उसका, उसके लिए कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? देखिए इसमें कौन सा कसौटी सर्वथा उपयुक्त है उसको देख लेते हैं। क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत या व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुका? अगर ऐसा हो चुका है तो वहां खुल के बच्चा बोलेगा, इसलिए ई सही है। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर में क्या कह रहा है। क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान कर दिए गए हैं? ये भी अगर सही है, ये छात्रों के विविध है ना, सामान्य शिक्षा के लिए प्रगति के लिए विविध एवं संवर्धित माने एक मिला जुला जो बच्चों के मानसिक विकास और शारीरिक विकास में सहायता करे, वो सारा चीज हो गया। अगर ये भी हो गया तो बिल्कुल राइट है। क्या विद्यालय परिस्थितियां अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को प्रोन्नत करने में सफल हुई है? अगर ऐसा हो गया तो ये भी बिल्कुल राइट है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, डी होगा इसका डी होगा, बिल्कुल सभी सत्य है। सभी जो है सो प्रजातांत्रिक मूल्यों की संरक्षण के लिए पर्याप्त है। चलिए अगला है, हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है। हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है। क्या जोर देती है? समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना। ये ज्यादा सही होगा। समस्त नागरिक का विचार अलग अलग हो सकता है, और प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति में कह रहा है, प्रजातांत्रिक वर्ड लगा हुआ, प्रजातांत्रिक में एक बिंदु पर सबको नहीं ला सकते आप, सबका विचार अलग होगा। अगर कोई कह रहा है कि ये हुआ वो हुआ तो सब व्यक्ति का अलग अलग विचार होगा, इसलिए ये गलत, ज्यादा सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपी गुणों में परिवर्तित करना। व्यक्तिगत विभिन्नता होगा, हमारे अंदर क्या मन में है उसका क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता को एक रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे? ये भी गलत होगा, है ना। सबकी इच्छा अलग अलग होती है, प्रजातांत्रिक देश है, इसमें आप सबको एक जगह नहीं ला सकते। तीसरा है उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। देखिए ये सही है। इसके बाद भी देख लेते हैं, आदेश एवं आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों का कक्षा में समावेश करना। कक्षा में आदेश एवं आज्ञाकारिता का जैसा मूल्य को समावेश नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बच्चे उसमें बर्बाद हो जाते हैं। एकदम कक्षा में सख्त निर्देश, बच्चा अगर उछल गया, कूद गया, सबको कह दीजिएगा शांत रहो, तो शांत कैसे रहेगा बच्चा? बच्चा का व्यवहारिक ज्ञान है, वो उछलेगा, कूदेगा, कुछ गाना गाएगा, कुछ चिल्लाएगा, कोई हल्ला करेगा, कोई थप्पड़ मार देगा किसी को, इसलिए ये भी ज्यादा सही होगा। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल है। उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना, ये सही है। बच्चे अपना उत्तरदायी को समझे कि कैसे हम जो है सो अपने समाज में जी सकें, समाज की उत्तरदायी को कैसे ढो सकें, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब 30 नंबर सवाल में चलते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय कैसा होना चाहिए? वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप, है ना। कैसा अनुरूप शिक्षा दर्शन अनुरूप विद्यालय को कैसा होना चाहिए? कहता है वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप, इसके प्रतिरूप होना चाहिए। दूसरा कह रहा है, तो ये देखिए वर्तमान सामाजिक संस्था जो है वो उसके प्रतिरूप हो जाएगा, तो ये ज्यादा सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले, ये भी ज्यादा सही होगा, क्योंकि सामाजिक विरासत जो हमारा है वो हो सकता है कि समाज का जो अभी स्थिति है वो आगे नहीं पहुंचे। आगे बच्चे इतना जो जैसे होली में कचरा देना, नाली का पानी दे देना, ये सब बच्चा अगर नहीं स्वीकार करे कल तो क्या होगा? इसलिए सामाजिक विरासत जो है उसको अग्रिम पीढ़ी तक ले जाना, ये भी ज्यादा सही हो जाएगा। चलिए, विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले, विशेषज्ञ का यहाँ नहीं चलेगा, इसलिए कि ये आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए, उसमें ही नहीं आएगा। विशेषज्ञ जो चयन कर देंगे वो थोड़ी लागू होगा, वो बच्चे के ऊपर निर्भर करेगा कि बच्चा क्या चाहता है। अगला देखिए है युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। हाँ, युवकों में सामाजिक जागरूकता कि समाज में जो अभी चल रहा है, समाज के तौर तरीकों, जो कचरा से होली में क्या है, किसी को भी बाल्टी से कचरा उठा करके पीठ पर डाल दिया जाता है, चाहे उसका कागज गले सड़े, चुनाव का समय हो, चुनाव में भी कागज गल सड़ जाता है ना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट, अगर बैग में कागज है, पॉकेट में है, पैसे हैं, तो सब जो है सो कचरा में, चाहे वो लेटरिन का पानी हो या पेशाब का पानी हो, सब में भीग जाएगा, कचरा लग जाएगा। तो ये बताइए, ये समाज नहीं, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना कि नहीं, ये गलत है, और गलत जब है तो वो गलत है, इसीलिए युवक यहाँ पे ये बात कहेंगे, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
सामाजिक जागरूकता पैदा करेगा कि नहीं कचरा नहीं डालना। अगर होली है तो सिर्फ अबीर, थोड़ा सा रंग, ये अबीर लगाइए, प्रणाम पाती कीजिए, गले से गले मिलिए, यही काफ़ी है। ठीक है, चलिए तो 14 के बाद 14 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कह रहा है एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो देख लीजिए। इसमें कह रहा है छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री। समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री के रूप में क्यों परिभाषित करेंगे? शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। देखिए विद्यालय, थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, ठीक है, ये विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन। यहाँ देखिए ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव यहाँ पे होगा, क्योंकि एक ग्रुप में जो छात्र एक दूसरे से वार्तालाप करके जो प्राप्त करेंगे, उसके समाज में क्या चलता है, मेरे समाज में क्या चलता है, तो वही सही है। विद्यालय संगठित छात्र जो अनुभव प्राप्त करेंगे वही सही है। चलिए अगला है 15 नंबर का सवाल है। 15 पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं अध्ययन पाठ्यक्रम, सामान्य शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। देखिए विशिष्ट शिक्षा तब हुआ जब किसी बच्चे को, कोई अंधा है, कोई बच्चा बहरा है, कोई लंगड़ा है, उस बच्चे को जो हम अलग से शिक्षा देते हैं वो विशिष्ट शिक्षा है। वैकल्पिक क्या हुआ कि कोई बच्चा बिल्कुल जो है सो निदानात्मक में जाएंगे, उपचारात्मक में जाएंगे। जो पाठ्यक्रम का वह भाग जो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है, ये सामान्य शिक्षा कहलाता है, क्योंकि ये तो सब बच्चों को चाहिए। किसी बच्चा इसमें क्या होगा, कोई बच्चा अलग होगा क्या? नहीं, टोटल बच्चों को, है ना, बालकों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्य से निर्मित किया जाता है। मैंने पाठ्यक्रम वैसा ही तैयार किया जाता है कि बच्चों में मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, है ना, शारीरिक भी विकास हो, खेलकूद में भाग ले। इसलिए समान शिक्षा ये सबों के लिए जरूरी है। अब चलते हैं 16 नंबर में। प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। क्या तर्क प्रस्तुत किया जाता है? छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप में प्रदान किया जाए, है ना। 16 नंबर में कह रहा है छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप में प्रदान किया जाए। दूसरा कह रहा है छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए। नहीं, ये ज्यादा सही होगा, छात्र द्वारा ही छात्र चयन करेगा, नहीं, ये गलत है ना। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये गलत है। इसको देख लीजिए जरा सा, डी नंबर में क्या कह रहा है। हाँ, इसमें कह रहा है, अब तीसरा कह रहा है कि छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, है ना। ये कह रहा है कि छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया। ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है। देखिए अब अगला है छात्र को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। ये गलत है, ये तीनों गलत है। यहाँ कह रहा है प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है ना। यही तर्क है कि उसे नागरिकता मतलब देश के लिए और सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि कोई भी बच्चा हो, किसी भी एंगल का हो, वो सभी समाज में जाकर के समावेश कर, सभी समाज में अपनी ताल्लुक रख सकें। चलिए 17 नंबर का सवाल में चलते हैं। 17 नंबर सवाल है वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य है। वर्तमान समय में सोशल स्टडीज का तात्पर्य है सोशल साइंस का पर्यायवाची। देखिए ये हो गया। दूसरा देखिए सब लगेगा अच्छा है, लेकिन उसमें एक ही वो सही होगा। एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव और उसके पारस्परिक संबंधों से है। एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। चलते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तीसरा है सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द है। सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द है। तो देखिए ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ ई दोनों में ही आपको तुलना करना होगा। सोशल साइंस तो सिर्फ इंग्लिश दे दिया, सोशल साइंस का पर्यायवाची है नहीं। एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है, हमारी जिंदगी से है, मानव एवं उसके पारस्परिक संबंध से है। इसीलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा हो जाता है ना। इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए बी ऑप्शन लगा दीजिए, ये बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल में साथियों। 18 नंबर सवाल देखिए, देखिए कह रहा है आधुनिक
प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य है। जैसे अंकगणित किसी को पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ाते हैं? जोड़ना, घटाना, कोई दैनिक क्रियाक्रम कर लेना, कोई सामान दुकान में लेने जाए तो वो अपना ले ले। इसीलिए छात्रों द्वारा व्यावसायिक समस्याओं का समाधान, छात्रों द्वारा व्यावसायिक समस्याओं का समाधान, है ना। उसके बाद क्या है? छात्रों को विभिन्न सूत्र वाला बात छोड़ दिए। सूत्र क्या है? हम जब हम प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ा रहे हैं, सूत्र यहाँ कहाँ से आ जाएगा? छात्रों को वर्गमूल एवं लघुत्तम का ज्ञान, ये भी गलत है ना। छात्रों को सामान्य गणित नियम तथा पहाड़ों की जानकारी, ये भी गलत है। ऑप्शन ए होगा। छात्रों द्वारा व्यावसायिक समस्याओं का समाधान, जैसे मान लीजिए वो चॉकलेट ही लेने गया तो चॉकलेट भी कम से कम जोड़ नार के अपना ले ले, है ना। मम्मी उसको पैसा 10 रुपया दी है और 2 रुपये का चॉकलेट है तो क्या चॉकलेट वो लेगा? उतना कम से कम कर ले ना। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 18 के बाद 19 नंबर सवाल है, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषयों पर साधिकार चेष्टा की ओर, है ना, सामाजिक विकास की ओर, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। क्या सही होगा? 19 नंबर का देखिए क्या सही होगा? विषय वस्तु की ओर। विषय वस्तु की ओर जाएंगे तो बच्चा का समस्या नहीं समझ पाएंगे हम, बच्चा क्या चाह रहा है वो यहाँ देखना होगा। संपूर्ण विषयों पर साधिकार चेष्टा, ये भी नहीं होगा। सामाजिक विकास की ओर, समाज को हम क्यों देखेंगे? हम देखेंगे बाल की अभिवृद्धि, बालक का माइंड कैसे विकास हो एवं समस्त पक्षों को हम बालक वाला देखेंगे यहाँ, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अलबल चीज हमको नहीं देखना है, बच्चा का बात है ना, बच्चा का ही हम चीज देखेंगे। चलिए, एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में स्वकेंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा, देखिए 1 से 5 में 1 कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ना, रीडिंग, लिखना, शब्द संरचना, इतिहास। बताइए इतिहास, एक छोटा सा बच्चा नन्हा आया है उसको इतिहास बताएंगे, शब्द संरचना भी क्यों बताएंगे, है ना। लिखना भी हम तुरंत क्यों लेंगे? इसलिए पढ़ना सिर्फ होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या था? सुबोपली, है ना, उस समय हम लोग किए थे ना सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना पहले सुनेगा बच्चा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बोलेगा और बोलने के बाद पढ़ना सीख जाएगा, रीडिंग करना जानेगा, इसीलिए ए ऑप्शन होगा। चलिए सुबोपली को याद रखिए। आपका था 21 नंबर, प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए, है ना। प्रगतिशील शिक्षाविदों, जो शिक्षाविद है, लर्नेड पर्सन है, उनके विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? छात्रों की रुचियों से सातत्य अनुक्रम में, आधारभूत पाठ्य पुस्तकों के संगठन के अनुरूप में, है ना, विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर, पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर। देखिए इसमें भी आपको ज्यादातर ही नहीं करना है, पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के, सब लग रहा है सही, लेकिन कैसे? पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर बच्चा वाला बात में समझना होगा, बचवा का रुचि देखना होगा। तो छात्रों की रुचियों से सातत्य अनुक्रम, ये होगा आपका, ना ये होगा ना ये होगा, कुछ नहीं। हम बिल्कुल 1 वाला बच्चा का बात कर रहे हैं। तो छोटे बच्चों के लिए बच्चा का विचार, बच्चा का खेलने का तरीका, बच्चा कम से कम खेल खेल में सारी जानकारी प्राप्त करे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 22 में कह रहा है छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा, यह निर्णय करता है। कौन करता है? स्वयं छात्र द्वारा, माता पिता द्वारा, शिक्षक द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा। देखिए 22 में भी आपको ज्यादातर ही नहीं करना है, 22 में भी आपको देखना है कि छात्र कैसे करेगा निश्चित कि हम यही पढ़ेंगे। छात्र अगर बोलेगा हम खेलबे करेंगे तो नहीं होगा, वो पढ़ाई ना, विद्यालय ना है। माता पिता कहेगा कि सिर्फ यही पढ़ाइए, वो भी नहीं चलेगा। प्रचार के द्वारा भी नहीं होगा, शिक्षक के द्वारा। आपको कहिएगा शिक्षक ही क्यों होगा, प्रचार क्यों नहीं होगा? इसलिए होगा कि प्रत्येक दिन लेसन प्लान तैयार होता है। हम लोग क्या करते हैं? लेसन प्लान तैयार करते हैं, और कल क्या पढ़ाना है वो आज ही तैयार कर ले, किस घंटे में क्या पढ़ाना है उसकी डायरी हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, लेसन प्लान बना लेते हैं। तो फिर वो चेंज कैसे करेंगे शिक्षक महोदय? वो अपना प्लान बना चुके हैं। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि किसी भी क्लास में छात्र का जो कक्षा है उसमें किस घंटे में कौन पढ़ाई होगी वो लेसन प्लान में लिखा हुआ है, वो डायरी अपना देख करके शुरू करते हैं। इसीलिए शिक्षक महोदय यहाँ करेंगे। चलिए हम लोग करते भी हैं। 22 के बाद आइए 23 नंबर में। 23 में आइए साथियों, यहाँ देखिए कह रहा है 23 का, देखिए कह रहा है बहुत अच्छा है। इसमें कह रहा है कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है। सबसे पहले समझिए कोर पाठ्यक्रम क्या है। कोर पाठ्यक्रम वे पाठ्यक्रम हुआ कि जैसे मुझे हायर स्कूल में जाना है, डिप्लोमा करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो उसके पहले जो नेसेसरी चैप्टर हैं या जो नेसेसरी सिलेबस हैं उसका पूरी तरह अध्ययन कर लेना ही कोर पाठ्यक्रम कहलाता है।
जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है कि अगर आप आईआईटी करना चाहते हैं उसके पहले इन चीजों को पढ़ना होगा। तो आईआईटी करने से पहले जो जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो मेरा कोर पाठ्यक्रम हुआ। जैसे हम अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इंटर पहले हमको बायोलॉजी से करना है, उसके पहले मैट्रिक सभी विषय से करना है। तो मान लीजिए मैट्रिक यहाँ कोरे पाठ्यक्रम हो गया। मैट्रिक का जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ के बाद आगे बढ़ने के लिए इंटर करने या इंटर के बाद डॉक्टर, इंजीनियर या तो कॉमर्स में बैंकिंग सेक्टर में जाने या सीए चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए ये पाठ्यक्रम जो ये है ये कोरे पाठ्यक्रम है एक तरह से मान के चलिए। अगर नहीं तो सिंपल ये समझिए कि कोई अगर यदि डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसके पहले कहते हैं कि देखो भाई डॉक्टर बनना चाह रहा है लेकिन आईएससी में ये सब्जेक्ट पहले पढ़ना होगा। तो आईएससी वाला फिर डॉक्टरी में लाइन में जाने के लिए नीट तैयारी करने के लिए यहाँ कोर पाठ्यक्रम हुआ। समझ गए? तो चलिए कह रहा है कि कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है। ठीक है, तो क्या है? प्रजातांत्रिक विधियों को, समस्या समाधान को, विषय वस्तु को उचित संगठन को, सहकारी योजना को, है ना, इस पर विशेष जोर नहीं देता है। देखिए 23 नंबर में 23 के सवाल में जरा गौर कीजिए, विषय वस्तु के उचित संगठन को, इस पर जोर नहीं देता है, इस पर नहीं। आप देखिए आगे क्या जोर देगा, सहकारी योजना को। मान लीजिए सहकारी योजना क्या है, जैसे कि मान लीजिए खेती गृहस्थी या तो कोई व्यवसाय आप करते हैं उसमें सरकार द्वारा लीन या तो ढेर सारी योजना सरकार चलाती है, तो वो यहाँ पे फायदे कोर पाठ्यक्रम में किस बिंदु पर जोर नहीं देता है, तो यहाँ इस पर जोर देता है, इस पर जोर देता है। लेकिन विषय वस्तु के संगठन के उचित संगठन को, इस पर कोई जोर वो नहीं देता है ना। इसीलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, 23 नंबर का सी ऑप्शन होगा, सी। चलिए अब चलते हैं 24 सेकंड लास्ट ये है, 24 नंबर क्वेश्चन है ये। आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्रों द्वारा सामान्य ढंग से नियोजित एवं विस्तृत, है ना। दूसरा है छात्रों जो पाठ्यक्रम, आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्रों द्वारा सामान्य ढंग से नियोजित एवं विस्तृत। अब देखते हैं अगला देख लेते हैं। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद क्या दिया वो देख लेते हैं जरा सा। देखिए अगला कह रहा है अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए किंतु छात्रों की सुझाव भी सम्मिलित किया जाए। ये बिल्कुल राइट है। अब अगला देखते हैं और सही है कि नहीं। किसी विषय में उपलब्ध सर्वोत्तम पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्यक्रम नहीं। किसी विषय में क्या है, उसको क्या मतलब है? बच्चा से हम यहाँ पे राय ले लिए बी ऑप्शन में, किंतु छात्रों से सुझाव लिया जाए, छात्र से सुझाव ले लिए कि क्या उसको समस्या हो सकती है ना, तब जो है सो यहाँ पे हम लिए, इसीलिए ई ना हुआ। अब देखते हैं डी नंबर, सरकारी एजेंसी द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम को समस्त विद्यालयों में समान रूप से लागू किया नहीं। सब राज्य में अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं होगा। मान लीजिए जम्मू कश्मीर का पाठ्यक्रम जो होगा वो ठंडा को देख करके होगा, लेकिन बिहार का पाठ्यक्रम गर्मी को देख करके होगा। और अगर यदि आप जाइएगा जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, बरसात मौसम, बिहार में बरसातों को देखकर होगा। कोसी जब उफान पे आती है सारे स्कूल बंद हो जाते हैं, तो बिहार का पाठ्यक्रम जो है सो स्थिति को देख करके होगा राज्य, इसलिए ई डी ऑप्शन ज्यादातर ही होगा। चलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए लास्ट सवाल है साथियों, ये देखिए लास्ट सवाल बहुत ही अच्छा है। इस सवाल में कह रहा है पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है। पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को, अतिरिक्त क्रिया क्या होता है? खेल कूद, है ना, परेड कराना, उसमें जो है सो जो साफ सफाई, प्रार्थना, है ना, ये जो स्कूल में हम लोग जा करके और सबसे पहले स्कूल साफ सफाई और जो भी शैक्षणिक क्रियाएं, ये भी शैक्षणिक के अंतर्गत आता है। कुछ परेड करा देना, उछला देना, कूदा देना, है ना, ये सब चीज जो है सो शिक्षकों का व्यस्त रखना, शिक्षकों का देखिए व्यस्त रखने के लिए काम होता है, नहीं अतिरिक्त क्रियाकलाप जो है वो व्यस्त रखने के लिए नहीं है ना। छात्र निवेदन, जरा गौर कीजिए, माता पिता का आग्रह, सामुदायिक मांग, नहीं सामुदायिक मांग भी नहीं होगा, आग्रह भी नहीं होगा, छात्र निवेदन होगा। इसलिए छात्र यहाँ पे बच्चे जो है एक निवेदन करते हैं कि सर हमें पढ़ने में बोझ लगती है, ज्यादा देर तक क्लास अगर होते रहेगी, इसीलिए सरकार क्या की है हमारे विद्यालय में, बिहार के विद्यालयों में सरकार की है कि 3 बजे के बाद, है ना, अभी तो खैर ये चल रहा है विशेष क्लासेस चल रही है 5 बजे तक, लेकिन वो अलग मैटर है। लेकिन 3 बजे के बाद 3 से 3:30 बजे तक खेलने का मौका दिया जाता है बच्चों को, ताकि बोझिल उसे फील नहीं हो। इसीलिए ये अतिरिक्त जो क्रिया है वो छात्र निवेदन है, बी चलेगा। बी ये जो है मिशन दक्ष अभी चल रहा है, उसी के अंतर्गत है वो। मिशन दक्ष में कुछ बच्चे जो उपचारात्मक और निदानात्मक के अंतर्गत इसको रखिए, मिशन दक्ष को, है ना, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मिशन दक्ष जब नहीं था तब तक याद कीजिए, मिशन दक्ष में भी तो वैसे बच्चे 10-5 बच्चे सब क्लास से हैं, लेकिन और सब बच्चे तो क्या होता है उस समय खेलते हैं। तो खेलने का मतलब क्या हुआ, वो अतिरिक्त क्रियाकलाप हुआ,
है ना, अतुलित क्रियाकलाप, परेड कराना, खेलना, उछलना, कूदना, लंबी कूद, चौड़ी कूद, फुटबॉल खेलना या लूडो खेल देना, ये सब अतिरिक्त, ताकि बच्चे का मन खुश रहे, बच्चे बोझिल महसूस नहीं करे, इसलिए ये छात्र निवेदन है। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल, सी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। जय बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये वीडियो लंबा हुआ, लेकिन वीडियो को मेरे विचार से देखना चाहिए, और हमारा नंबर है, कोई सुझाव देना है तो दीजिए 91 35 85 82 82। इस पर जरूर सुझाव दीजिए, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो, जहां तक मैं कोशिश कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ। इसी तरह 25 प्रश्नों का ही मैं सवाल दूंगा, देखिए, क्योंकि 75 प्रश्नों का सवाल है, इसे देखिए, इसे, ये पार्ट 6 है, पार्ट 7 लेकर के पुनः हाजिर हो रहा हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत।